विवेकानंद ने कहा है, यू डोंट गिव हिम द ब्रेड, गिव हिम द टेक्निक ऑफ अर्निंग द ब्रेड। हिंदुस्तान का ये फॉर्मूला है, क्योंकि हिंदुस्तान की डेट ऑफ बर्थ जो है 26 जनवरी 1950 मॉर्निंग वो मीन लग्न में जन्मा है। भारत के भविष्य को अगर मैं समझना चाहूँ ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कैसे समझाएंगे? अभी हिंदुस्तान की पोटेंशियल ऐसा है, यस हमारे पास कई सुविधाएं नहीं थी, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो मिस्टेक्स जो की हैं उसकी मगत पर पूरा दुनिया को चलाने वाले हिंदुस्तानी लोग थे। वहाँ जाके वो चला सकते हैं, बट हमने देश को नहीं चला सकते। हमको कोई ना कोई यहाँ पे एक जार में फंस गए। अगले 5 सालों में आप पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह का देखते हैं देश में? 1 कंट्री 1 टैक्स हो गया आपका, 1 कंट्री 1 लॉ भी हो गया। हम उस समय डिस्कस भी किए थे कि 370 अयोध्या के बारे में भी, वो सब भी हो गया। कंट्री इज गोइंग इन द डायरेक्शन। अभी 1 कंट्री 1 इलेक्शन भी होने वाला है। साल खत्म होने वाला है 2025 के लिए, आपका देश को लेकर के क्या बड़े प्रेडिक्शंस हैं? दिल्ली में चुनाव होने वाला है, प्रेडिक्ट करना अभी नॉट सही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के भविष्य के बारे में अगर मैं पूछूं तो कैसा भविष्य है इस बार चुनाव? मुझे आश्चर्य लगता है कि उसकी हॉरोस्कोप इतना अच्छा है। मैं एक बार देखा था, उसके बावजूद भी वो इतने दिन अंदर बैठा है और इतनी अच्छा आइडियोलॉजी लेके आए हैं, बट दूसरी आइडियोलॉजी से ऐसे पिट चुका है कि ना बहुत समय लगेगा उसको वापस करने में। दूसरी प्रोमिनेंट पार्टी पे आती हूँ, कांग्रेस पे आती हूँ। आप कांग्रेस का भविष्य कैसा देखते हैं? पहले एक जमाना था कि कांग्रेस इज इंडिया, इंडिया इज कांग्रेस। वहाँ से जब बीजेपी उबल के आई थी, कांग्रेस अलग है भाई, देश अलग है भाई। कांग्रेस अलग हो गया, देश अलग हो गया। नाउ कांग्रेस इज नॉट गांधी, गांधी इज नॉट कांग्रेस। ये मोड पे हम बैठे हैं। अभी पार्टी वालों को डिसाइड करना है गांधी कौन है, कांग्रेस कौन है। मगर डॉक्टर राव, मैं फिर से यही चीज पूछूंगी, कांग्रेस पार्टी का भविष्य आपको कैसा दिखता है? मैं जरूर स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, ये अगली बार गद्दी में बैठेगा नहीं बैठेगा। वो हॉरोस्कोप वही बताता कि वरमाला किसको पहनाता है। वो चाबी मैं आपको हमेशा बता सकता हूँ। अब तक जिंदगी 35 साल में मैं ऑलमोस्ट 20 टाइम्स आउट ऑफ 20 टाइम्स में करेक्ट हो चुका हूँ। आईपीएल 2025 के बारे में अगर मैं बात करूँ, ऐसे कौन से आप की प्लेयर्स देखते हैं जिनका भविष्य आप बहुत सुनहरा देखते हैं? मैं आपसे 2-3 चीज़ों के बारे में पूछूंगी, क्योंकि आपने एक किताब जो लिखी है नेशंस प्रोफेसी, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी को लेकर के आपने ये किताब लिखी है। तो मैं अभी जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि जब आपसे फरवरी में बात हुई थी तब चुनाव होने वाले थे मई जून में, उसके बारे में हमने बात की। अब चुनाव हो चुके हैं, सब कुछ सेटल डाउन हो गई, कंट्री अगले 5 सालों के लिए गियर्ड अप है देश हमारा। ऐसे में आप भारत के भविष्य को अगर मैं समझना चाहूँ ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कैसे समझाएंगे कि क्या है भारत का भविष्य अगले 5 सालों में और लॉन्गर रन में, अगर मैं अगले 10-15 सालों, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को लेकर के अटकलें लग रही हैं, मैं इन जनरल समझना चाहूँगी कि देश का भविष्य कैसा है? मैं देश का भविष्य का पढ़ाई करना, उसके बारे में समझना, ज्योतिष के बारे में ज्योतिष के माध्यम से कंट्रियों के बारे में समझना मैंने 90s में चालू किया है। उस वक्त जो बिल क्लिंटन की इलेक्शन में था मिड 90s में, उसकी इम्पीचमेंट प्रोसेस, वापस री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, वो सब, बिकॉज वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारे पास लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। सो ये हमेशा मेरा सब्जेक्ट रही है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रही है एज ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो अभी जो हिस्ट्री लास्ट अगर 50 साल की हिस्ट्री ले लें या 70 ईयर्स की हिस्ट्री ले लें, हमारा एक वैभव था, एक ज़माना में वैभव था, इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री। जब 1700 में हम बना रहे थे, दुनिया में सब जंगल था दुनिया में, हम रिचेस्ट कंट्री थे। उससे भी पहले, मुगल्स के पहले भी हम बहुत रिचेस्ट थे। अभी हमारा कंट्री को दुनिया पूरेस्ट कंट्री नैरेटिव दे के बताया जाता है। अपने ही कंट्री में अपने ही लीडरशिप, अपने ही रूलर्स, सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स बोलिए,
पॉलिटिशियंस बोलिए, उद्योगपति बोलिए, वो सब लोग इंडिया इज़ ए पुअर कंट्री, इंडिया कैन नॉट बी चेंज्ड, ये सब भाषण देते रहते हैं। एक तबका है जो बोलता है जनरली, तो मतलब मैं एक गलत डेवलपिंग। मानता हूँ। अभी हिंदुस्तान की पोटेंशियल ऐसा है, यस हमारे पास कई कई सुविधाएं नहीं थी, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो मिस्टेक्स जो किए उसकी मगत है, पर पूरा दुनिया को चलाने वाले हिंदुस्तानी लोग थे। वहाँ जाके वो चला सकते हैं, बट हमने देश को नहीं चला सकते। हमको कोई ना कोई यहाँ पे एक जार में फंस गए। अभी प्रेजेंट की बात करते हो आप, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत सारे खराब चीज़ें हैं, बट हमको खराब चीज़ को ठीक करने के लिए समय लगता है। क्या क्या खराबी है वो अलग चैप्टर हो सकता है। मैं बोल सकता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस गलत है, लोग की गलत है, इतने नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना। मैं सोचने से, मैं बोलने से कुछ नहीं होगा, बट इन सब संभावनाओं के साथ भी हिंदुस्तान अच्छी तरफ से आगे जा रहा है, ऐसे मैं मानता हूँ। प्रामाणिकता से क्या है, ये प्रामाणिकता ऐसा है, जब भी कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, आर्थिक व्यवस्था ठीक होती है, तो सामाजिक व्यवस्था अच्छा होती है। कॉमन मैन 2 वक्त का रोटी खा सकता है, बट मैं 2 वक्त के रोटी में क्यों रुकूं? मैं चाहता हूं हर आदमी के पास घर हो, हर आदमी के पास अपना व्यवसाय हो, वो जो भी है, छोटा बड़ा जो भी है, और वो पूरा स्वतंत्र है, पूरा देश घूमने का, विदेश घूमने का, अपने खुद की पैसे से, और कोई किसी को फ्री में कुछ भी ना दे। क्योंकि वो जो गर्व जो होता है, जो अभिमान जो होता है, मेरे अपने पैसे से मैं काम कर रहा हूँ, वो दर्जा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सैटर्न की वो तमन्ना ज़्यादा होती है। इसलिए शायद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें, जो आदमी उसको, जैसा विवेकानंद ने कहा है, यू डोंट गिव हिम द ब्रेड, गिव हिम द टेक्निक ऑफ अर्निंग द ब्रेड। उससे सामाजिक व्यवस्था जल्दी बदलने वाला है। आप मुझे खाना मत दो, आप मुझे ऐसा कोई व्यवसाय दो, मैं अपना खाना बना सकता हूँ, खाना खिला सकता हूँ, 4 लोग को खाना खिला सकता हूँ, तब आई बी मोर थैंकफुल टू यू। ये चीज़ पॉलिटिकल व्यवस्था में शायद अभी फिलॉसफी बैठा है। अभी की हालात में मुझे जो इलेक्शन, हर साल में इलेक्शन दिख रहा है, कहीं ना कहीं दिखता है, आप भी देख के समझते भी होंगे, सभी आपके दर्शक भी समझते होंगे, जो आदमी पर्सनल वेल्थ इकट्ठा करते हैं, पॉलिटिक्स में आके इकट्ठा करते हैं, उनकी डेस डार्क हो जा रहा है, उनकी ग्राफ नीचे आ रहा है। पॉलिटिक्स में उनका ग्राफ नीचे आ रहा है। एक जमाना था जो मोस्ट पैसे वाले पॉलिटिक्स में आते थे, पैसे छोड़ के आते थे, पैसे दान करके पॉलिटिक्स में आते थे और पब्लिक की सेवा में लगते थे। अभी अगर लीडर बनना है या लोकप्रिय नेता बन के पब्लिक की सेवा करके अगर देश को आगे ले जाना है, आपके पास एक ही गुण होना चाहिए, निस्वार्थता, समर्पणा भाव और सेवा भाव। ये तीनों में हाईएस्ट डिग्री आपके पास अंदर है। आपको पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर, लोकप्रिय नेता और पॉलिटिक्स में आगे जाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। ये मेरा समझ है पब्लिक डोमेन में, जो मैं पढ़ाई अध्ययन करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, इसकी भावना से मैं यही कह सकता हूँ। मैं इसी नज़र से मैं देख रहा हूँ, बट सेम एक ही रूल दूसरा कंट्री को अप्लाई नहीं करता है। हिंदुस्तान का ये फॉर्मूला है, क्योंकि हिंदुस्तान की डेट ऑफ बर्थ जो है 26 जनवरी 1950 मॉर्निंग वो मीन लग्न में जन्मा है। उसके हिसाब से इस दिन तो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। सो हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही बंधे हैं ना। उससे पहले हम राजा 500+ राज्य थे, वो सब समर्पण करके वो डिक्लेरेशन तक। डिक्लेरेशन को मैं ऐसा मानता हूँ, बच्चा होने वाला है, कंसेप्शन ऑफ द बर्थ इज नॉट बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस आया, उस दिन को आप जन्म मांगते हैं। उसी को उसी दैट इज द सिग्नेचर ऑफ कमिटमेंट टू एवरीबॉडी, कि हमारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, भारत इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो होगा हर आदमी इसके अंदर बंधे रहेंगे।
ठीक है। ना प्राइम मिनिस्टर, ना जज, ना कॉमन मैन, ना रिचेस्ट मैन, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। ये आपने उसी बताया की अच्छी कि जिस दिन आज़ाद हुआ 1947 में, हम 15 अगस्त 1947 को हम जन्म तिथि भारत की नहीं मानते, हम मानते हैं जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जो है 26 जनवरी 1950। उसी की वजह से सारे इवेंट्स अच्छे तरफ से जो हमारा प्रोजेक्शन चल रहा है, सब कुछ उसी के हिसाब से मुझे लगता है कि इन प्लेस दैट, उसी की वजह से हम बोल सकते हैं। अगले 5 सालों में आप पॉलिटिकल सिनारियो किस तरह का देखते हैं देश में? शायद मैं नहीं मिले थे, मैंने 2000 से ही पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस बताने लगा है। बिल्कुल, मेरी आपसे पहले भी कई बार जगह पे सो बातें लास्ट हुई टाइम हैं। में भी बताया होगा कि इलेक्शन में जीतेंगे, सीट्स में लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ही बनेंगे। वन कंट्री वन टैक्स हो गया आपका, वन कंट्री वन लॉ भी हो गया। हम उस समय डिस्कस भी किए थे कि 370 अयोध्या के बारे में भी, वो सब भी हो गया। कंट्री इज गोइंग इन द डायरेक्शन। अभी वन कंट्री वन इलेक्शन भी होने वाला है। वन कंट्री वन इलेक्शन हो ही जाएगा। अच्छा, इन्हीं 5 सालों में वन कंट्री वन इलेक्शन हो हो जाएगा। जाना चाहिए, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए बहुत जल्दी इस दौरान, क्योंकि जनसंख्या को लेकर के आपको लगता है कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा पार्लियामेंट में? जनसंख्या किसकी जनसंख्या? जनसंख्या कंट्रोल को लेकर के जो बिल लाने की बार बार बात हो रही है, उस पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला? मुझे नहीं लगता कि जनसंख्या के बारे में कुछ ऐसा कुछ करना, वो कर सकते। देखो, पार्लियामेंट का डोमेन है बिल बनाना, एक्ट बनाना। वैसे तो कई बिल गलत भी बने हैं, कई बिल का कुछ काम भी नहीं हुआ है। सो वो सब समय बताता है, क्योंकि जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड है वो बहुत अच्छी मगर इंपॉर्टेंट अभी आपको जो समय की रीडिंग आपकी बता रही है, वन नेशन वन इलेक्शन वन इलेक्शन हो जाने वाला है। ठीक है। सो वन कंट्री, सिमिलरली उस नेक्स्ट रिफॉर्म आएगा एजुकेशन सिस्टम में आएगा, और वन मोर रिफॉर्म आएगा रियल एस्टेट भाग में आएगा, रियल एस्टेट लैंड और रियल एस्टेट में आएगा। अच्छा, शायद इन सबका जो फादर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले जाएगा इन सब चीज़ों को, वो डायनेमिक्स चेंज कर देगा। जैसे हम 20 साल पहले सोच नहीं सकते थे कि ऐसा फ़ोन लेके डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते थे। यही हमने 3 साल पहले लाइन में खड़े होकर बैंक में टोकन लेके अकाउंट नंबर के लिए वेट करते थे। अभी हर आदमी के पास बार कोड है, हर आदमी पैसा दे रहा है। दुनिया में बिगेस्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रही है। सो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री को एक ऐसा डायरेक्शन देगा, कई चीज़ें आसान हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सिस्टम, ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा गवर्नमेंट, इतना बड़ा गवर्नेंस, इतना बड़ा डिपार्टमेंट, जितने सारे लोग होना ही नहीं चाहिए। आप पर्सनली उनके सब जाके देख के आइए। आप अपने बेटे को वहाँ बिठाना नहीं चाहते। सैलरी, बिल्डिंग, एनवायरनमेंट, वो काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग की जरूरत ही नहीं है। हर आदमी आज नौकरी जॉब कर रहे हैं। वो सब लोग पैसे बनाने के लिए नौकरी मांग रहे हैं, सेवा करने के लिए नहीं मांग रहे। इसलिए वो हमेशा क्लैश हो गया है। सच में नौकरी करने वाले को, व्यवसाय करने वाले को कोई भी नौकरी चलेगा, कोई भी व्यवसाय चलेगा, उसका 8-9 घंटा काम किया, पैसे कमाया, जिंदगी जी आराम से। उसको कमाना है 2-3 जनरेशन तक कमा देना है। ये दैट इज अ प्रॉब्लम। साल खत्म होने वाला है 2025 के लिए, आपका देश को लेकर के क्या बड़े प्रेडिक्शंस हैं? दिल्ली में चुनाव होने वाला है। मेरे किताब के हिसाब से चुनाव की एक मर्यादा है। जब चुनाव की डेट आता है, चुनाव की रिजल्ट डेट आता है, उस रिजल्ट डे में कौन से पार्टी दावेदार हैं, उस पार्टी का हॉरोस्कोप, कंटेंडर्स कौन लोग को चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने की जो वो समय सेंटर पॉइंट होता है, उसके ऊपर हॉरोस्कोप माना जाता है। इन कंट्रीज की चांस लेके और चांस के हिसाब से पॉसिबिलिटीज बनते हैं। अच्छा, मतलब कि जैसे अगर दिल्ली में चुनाव, क्योंकि अब आगामी चुनाव दिल्ली में होने वाला है, नेशनल कैपिटल है, राजधानी है देश की, और बहुत क्रूशल है इस बार दिल्ली में ये जो चुनाव है। तो आप कह रहे हैं कि जिस दिन इलेक्शन डेट अनाउंस होंगी, कितने फेजेस, कितने चरणों में चुनाव हो रहा है, फिर उसके बाद काउंटिंग डेट क्या रहेगी? रिजल्ट डेट जिस दिन काउंटिंग होगी। रिजल्ट डे इज अ वरमाला। रिजल्ट डे के अंदर जो प्लैनेटरी पोजीशन स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिस पार्टी, जिस आदमी की, उसको वरमाला पहनाती है, वो उनके पास रहता है। तो आप कह रहे हैं कि अभी इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है? प्रिडिक्ट करना अभी नॉट सही नहीं है।
सही ना, ट्रेंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेंड अभी जिनकी गलतियां हैं तो उसको उनको लोग एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, उसको जो भी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि दिल्ली के चुनाव की बात हो रही है तो अरविंद केजरीवाल जी के भविष्य के बारे में अगर मैं पूछूं तो कैसा भविष्य है इस बार चुनाव में? मुझे आश्चर्य लगता है कि उसकी हॉरोस्कोप इतना अच्छा है, मैं एक बार देखा था, उसके बावजूद भी वो इतने दिन अंदर बैठा है और इतनी अच्छा आइडियोलॉजी लेके आए हैं, बट दूसरी आइडियोलॉजी से वो ऐसे पिट चुका है कि ना इस बहुत समय लगेगा उसको वापसी करने में वापसी करने में बहुत टाइम लगेगा उसको। मगर आपके अकॉर्डिंग उनका हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग है। पर्सनली उस हॉरोस्कोप इज वेरी स्ट्रांग। उसको अदरवाइज ऑल्सो देखो, आप उस आदमी जो मिडिल क्लास लाइफ में से आया, सरकारी ऑफिसर बना, वहां से आके पॉलिटिशियन बनना, और वो भी देश की राजधानी वो भी में राजधानी में सीएम बनना मुख्यमंत्री और बनना। पार्टी को व्यवस्थित करना, विस्तार करना, वो मेथोडोलॉजी मीडियम में वो जो क्या क्या ऊपर नीचे किया वो सब बाकी देखेंगे, बट हर चीज उनके साथ आप जो horoscope स्ट्रॉन्गेस्ट के हुआ, बारे में, मैं इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की बता रहा हूँ, बट अभी फिलहाल उनकी पार्टी की सिंबल से लेके उसकी पार्टी की हॉरोस्कोप, लोगों की समुदाय देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो लोकप्रियता उसकी थोड़ा कम हुई है। ऐसे आइडियोलॉजी किताब में अच्छा लगते हैं, बट रियलिस्टिकली वो ट्रांसफॉर्म होना भी जरूरी है। मैं दिल्ली में रहता नहीं हूँ, सो मुझे पता नहीं, आप लोगों को ही पता होगा, बट मैं पल्स फील कर सकता हूँ, लोगों से बात करता हूँ तो लोग बोलेंगे वैसा है वैसा है। तो 2025 का अगर मैं समझूं कि देश के लिए किस तरह से प्रोग्रेसिव, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर को बोला, मतलब इस साल को बोला जा रहा था, 2024 को बोला जा रहा था कि ये शनि का साल है, अगला साल आप कैसा देखते हैं देश के? अगला साल इज ए ईयर ऑफ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का है भारत में। रियल एस्टेट मीन्स बेसिकली जमीन संबंधित, कोई बिल आ सकता है? बिल्डिंग संबंधित, कंस्ट्रक्शन संबंधित, रोड्स, रेल्स, कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशंस, मास कंस्ट्रक्शन, इन सब में ज़्यादा लीगली भी डिफरेंस आएगा, पूरा नेशनल का एक पॉलिसी भी बन सकता है, कुछ अद्भुत होने की संभावना है इस सेक्टर में, रियल एस्टेट के सेक्टर में। अच्छा, अब जैसे कि हमने पिछली बार भी बात कर रहा था नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो अब 3 साल लगातार हैट्रिक, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री इस वक्त नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे भविष्य में उनका रोल कैसा देखते हैं? उनका एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? शायद मैंने आपको बताया था कि हम उसको लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में देख सकते हैं, या जब बात हुई थी वन ऑफ द टाइम में जी, मार्च अप्रैल में जब हमारी बात हुई थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हिंदुस्तान में रूलर या किंग या आदमी रूल नहीं करता है, पार्टी रूल करती है। सो इनकी जो पार्टी की जो हॉरोस्कोप के हिसाब से या इनकी जो व्यवस्था मुझे दिख रहा है, अगले 20-25 साल तक ये लोग अटल रहने वाले हैं, हिलने वाला आप नहीं। कह रहे हैं कि बीजेपी अगले 20-25 सालों तक कहीं नहीं जा रही है पावर से? नहीं जा रही। मैं किसी एक पार्टी का या गलत या सही नहीं बोलूँगा, मेरे देश इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जो देश की प्रजा की जो विकसित का काम करेंगे या कुछ अद्भुत काम करेंगे, वही रहे, ऐसे मेरी प्रार्थना है और ऐसे संकल्प है। और आपको लगता है कि बीजेपी आपकी इस कल्पना अभी जो में खरी उतर बीजेपी रही? ऐसे बोलूँगा, अभी जो रूलिंग वाला है उसी का किस्मत लंबा दिख रहा है, ऐसा हिंदुस्तान के हॉरोस्कोप में लिखा है। अब हिंदुस्तान की हॉरोस्कोप में 26 जनवरी के ऊपर आधारित। सो जितने भी आपकी क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, इतने सारी पार्टी क्यों है, हमको 2 पार्टी सिस्टम क्यों नहीं होना 2 पार्टी सिस्टम चलिए। अभी इतने लाख इकट्ठा करके INDA करके कुछ नाम लेके अलग अलग समुदाय बन रहे हैं, इंडिया अलायंस, एंड इट बिकम्स ए बिग फन ऑफ जोकर्स एंड जोक्स। कंट्री को, डेमोक्रेसी को, हर आदमी को कंटाल ला रहे हैं। हम ऐसे सिस्टम में ऐसे चाहते हैं कि 2 पार्टी, भाई तुम रूल करो, तुम गलत करेंगे तो हम टेक ओवर करेंगे। ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं हो सकता है? जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट्स रिपब्लिक 2 ही है, बाकी किसी और कुछ चांस नहीं है। बाकी अपना टांग अड़ा रहे हैं, दो वोट वाला भी जाके बोलेगा मैं ये करूंगा तो ये करूंगा। ये सब क्या है? मैच्योर लोग होना चाहिए ना। तुमको 2 टर्म दिएगा, तुम प्रूव करो, मैं कम्पीट करूंगा, मैं भी करूंगा। अभी कंपटीशन स्टेट से सेंटर चल रहा है, सेंटर से, ये सब कंफ्यूज। वी आर
बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट नहीं है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भावना है, हमारा डाइवर्सिटी, कल्चरल हेरिटेज, हर चीज चैलेंजिंग कर रहा है। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है जैसे मैं चाहता हूं ऐसे हो, बट हाँ। करने वाला कौन है? मैं बोलता हूं हर आदमी को पूछने की जरूरत नहीं है। 2 पार्टी सिस्टम डिसाइड हो गया, भले तुम कोई आइडियोलॉजी के हिसाब से तुम चूज करो ना कोई भी पार्टी। कोई फैमिली की वजह से पार्टी मत चुनो, काम करने के लिए पार्टी चुनो। इस आइडियोलॉजी है, तुम लोग इधर जाओ। एक ही घर में 2 आइडियोलॉजी वाले हो सकते हैं। तुम उस पार्टी का काम करो, इस पार्टी का काम करो। कभी तुम आप रूल करो, हम रूल करेंगे। जैसे आपकी फैमिली में होता है, मदर सैलरी लेती तो कभी हस्बैंड बैक स्टेप लेता तो मदर की सैलरी तो फैमिली चलती है। और मदर अगर मैटरनिटी लीव में गया तो फादर चलाता है, वो फैमिली चलाता है। फैमिली चल रही कि नहीं चल रही? सिमिलरली हर कंट्री के लिए 2 ही पार्टी होना चाहिए। दुनिया देखो आप, जहां जहां 2 पार्टी है, उनकी प्रोग्रेस, प्रगति, सस्टेन, स्टेबलाइज हुआ है। या इतने, सपोज मैं ऐसा रूल बता सकता हूं, जो पार्टी पिछले 25 साल में पोजीशन में नहीं आई, उस पार्टी को कैंसिल करके उसको संन्यास दे दो, काशी भेज दो या कहीं पे भेज दो, पैसे रिटर्न कर दो, उसको बोलो तुम दो खेती बाड़ी करो भाई, तुम पॉलिटिकल में तुम्हारा एग्जिट है। जैसे हम प्लॉट देते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं करते तो वो कब्जा हो जाती है या वापस सरेंडर ले लेती गवर्नमेंट। वैसे पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए। देयर आइडियोलॉजी इज नॉट सक्सेसफुल। जैसे मूवी में करते हैं, 200 मूवी बनाते हैं, उन्हें 10 बॉक्स ऑफिस जाते हैं, हिट होते हैं, उन्हीं को पता, वही हीरो बनते हैं ना। बाकी सब अपने घर में बैठ के दूसरा व्यवसाय करते हैं। वैसे पॉलिटिकल सिस्टम में भी आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कौन रूल करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है कि चलिए आपने बीजेपी के बारे में बोला, जो आपने प्रेडिक्शन किया। अब मैं क्योंकि दूसरी प्रोमिनेंट पार्टी पे आती हूँ, कांग्रेस पे आती हूँ। आप कांग्रेस का भविष्य कैसा देखते हैं? आप कांग्रेस की भविष्य पूछ रहे हैं, गांधी की भविष्य पूछ रहे हैं? मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी भी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई हैं। अभी होना बाकी है। पहले एक जमाना था कि कांग्रेस इज इंडिया, इंडिया इज कांग्रेस। वहां से जब बीजेपी उबल के आई थी, कांग्रेस अलग है भाई, देश अलग है भाई। कांग्रेस अलग हो गया, देश अलग हो गया। नाउ कांग्रेस इज नॉट गांधी, गांधी इज नॉट कांग्रेस। ये मोड पे हम बैठे हैं। अभी पार्टी वालों को डिसाइड करना है गांधी कौन है, कांग्रेस कौन है। शायद उस पार्टी के अंदर रिफॉर्म्स आएंगे, अंतर पक्षाड़न बोलता हूं मैं। कुछ लोग चले जाएंगे, जो लोग चले गए थे वो लोग चले गए थे, अभी तक वापस कहीं नहीं आए हैं, जो भी छोड़ के गए थे। अभी मैं चाहता हूं कि वो लोग प्रक्षालन करके एक पार्टी को मजबूत करें, नॉट इंडिविजुअल या फैमिली। अगर मैं डायनास्टी की बात करता हूं तो हर स्टेट में डायनास्टी तो अपना सीट्स डाल ही रहे। वो लोग बोलने लगेंगे कि जब बिजनेस में डायनास्टी हो सकता है कि पॉलिटिक्स में क्यों नहीं। दोनों अलग अलग चीजें। डायनास्टीज ना स्पोर्ट्स में काम किया, ना फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। सेम पॉलिटिक्स में भी इतना ही काम करेगा। आपकी इंडिविजुअल मेरिट, इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस बाय द पब्लिक, उस प्लैनेट की ब्लेसिंग, तीनों बराबर होने से आप प्रॉपल करोगे। सो आप मुझे इंडिविजुअल या फैमिली से पूछने से पहले उस पार्टी को ये सोचना है कि पार्टी क्या है, फैमिली क्या है, देश को क्या चाहिए, हमारा पोजीशन क्या है। अगर वो हो जाएगा, मुझे लगता है कि अगले साल और 3-4 साल में आपको ये जो नंबर ऑफ सीट्स 500 दिख रहे हैं, वो हो सकता है कि 800 हो जाए। अभी तो ये लोग 100 सीट्स में बैठे हैं, बीजेपी 240 में बैठे हैं। 270 इज ए मेजर पार्ट। अभी ये 800 बनेंगे, तब क्या करेंगे? इन दोनों को तो वापस नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा। ये आपको दिख रहा है? उस समय में ये पूरा 2 पार्टी सिस्टम करके बाकी सबको संन्यास दे देना चाहिए। ये मेरा इच्छा नहीं है, वो शायद दिख रहा है, मुझे हॉरोस्कोप में ऐसे दिखता है। 2 पार्टी सिस्टम भारत में भी हो सकता है, जैसे अमेरिका, हो यूएस सकता है, में। और नंबर भी बढ़ेगा। नंबर बढ़ेगा तो ये होगा। अच्छा, और कोई विकल्प नहीं है। मगर डॉक्टर राव, मैं फिर से यही चीज पूछूंगी, कांग्रेस पार्टी का भविष्य आपको कैसा दिखता है? मुझे किसी एक पार्टी के बारे में या हॉरोस्कोप या इंडिविजुअल के बारे में बताना मुश्किल है, और नहीं सही होगा, क्योंकि मेरे स्टेचर एकेडमिक आदमी को। यस, जरूर इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद उस कैंडिडेट के नाम अगर रेस में होगा, मैं जरूर स्पष्ट रूप से कह सकता हूं ये अगली बार गद्दी में बैठेगा, नहीं बैठेगा। वो हॉरोस्कोप वही बताता कि वरमाला किसको पहनाता है।
वो चाबी मैं आपको हमेशा बता सकता हूँ। अब तक ज़िंदगी 35 साल में मैं ऑलमोस्ट 20 टाइम्स आउट ऑफ 20 टाइम्स मैं करेक्ट हो चुका हूँ। ये सब भगवान और सब्जेक्ट की देन है, गुरुजी की कृपा है। बट मुझे किसी भावुक होकर किसी के ऊपर बोलना नहीं है। बट जब आप रिजल्ट के नेम बोलेंगे, ये चारों में कौन बनेंगे, मैं आपको निश्चित रूप में लिख के दे सकता हूँ। आप अपने कवर में रखिएगा, आप अपने ऑडियंस को बता दीजिए, राव ऐसे बोले हैं, रिजल्ट आएगा तो मेरे घर पे आइए, बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर राव, अब मैं क्योंकि अब शो का अंत करने जा रही हूँ, तो आपकी एक और बहुत ही अच्छी किताब लगी मुझे, जो उसमें आपने स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात किया है। मतलब हमने नंबर्स के बारे में बात कर लिया, हमने कलर्स के बारे में बात कर लिया, स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी पे बहुत इंटरेस्टिंग होता है अगर हम स्पोर्ट्स का प्रिडिक्शन करने लग जाएं। और जब आपसे बात हुई थी एक बार, तो आपने मुझे बोला था, देखो जो ग्राउंड होता है, जो डेट होती है जिस पे एक पर्टिकुलर मैच होता है या सीरीज़ होती है, वो जो डेट्स होती हैं, फिर आपने बोला कि वो जो ग्राउंड के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो ज्योमेट्री होती है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, आईपीएल को लेकर के भारत में बहुत क्रेज़ है और अब से कुछ ही दिनों में ऑक्शनिंग हो जाएगी और चीज़ें मोमेंटम गैदर कर लेगी। आईपीएल 2025 के बारे में अगर मैं बात करूं, ऐसे कौन से आप की प्लेयर्स देखते हैं जिनका भविष्य आप बहुत सुनहरा देखते हैं? मेरा स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी का किताब अच्छा सक्सेसफुल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होना चाहिए। स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट जैसा होना चाहिए। स्पोर्ट्स की प्रोफेशंस बढ़ना चाहिए। स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजर्स को नौकरी मिलना चाहिए। वो उसके ऊपर अध्ययन करें और फोरकास्ट करें, ताकि स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी बढ़े और ओलंपिक्स में हम सारे मेडल्स हासिल करें और मोर गेम्स, मोर पार्टिसिपेशन हो और देश की प्रगति स्पोर्ट्स में आगे जाए। ये मेरी ओवरऑल इच्छा है। कमिंग टू आईपीएल, ये आईपीएल जो है एक इंडिया के लिए लकी चार्म है, क्योंकि कई लोग स्पोर्ट्स करियर बन के, जैसे आप एक मीडिया में 15 साल पढ़ के एक डिग्री हासिल करके एक पोजीशन लेते हो, वैसे ही स्पोर्ट्स में उबल के वो लोग एकेडमी जाके सीख के, हर चीज़ सीख के, साइंटिफिकली सीखते हैं, वीडियो करते हैं, एनालाइज करते हैं, करेक्ट करते हैं, वापस प्रैक्टिस करते हैं, वापस उसको करते हैं। उस श्रद्धा से करने के बाद इतने स्पोर्ट्समैन उबल के आए हैं और हम उसको देखने में मज़ा आता है कि गेम एंजॉय करते हैं। एक कॉन्टेस्ट है। बट एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमेशा कॉन्टेस्ट है। मैच कितने टाइम पे, कौन से टाइम पे मैच होता है, टॉस टाइम में क्या होता है, फर्स्ट बॉल कौन डालता है, उसका चेस्ट नंबर क्या है, कैप्टन का जर्सी नंबर क्या है, ये सब मैंने चैप्टर टू चैप्टर बुक लिखा है। वो बुक हमेशा के लिए ऐसे रहेगा। गेम इंडोर हो, आउटडोर हो, कॉन्टेस्ट कोई भी हो, 10 ओवर्स का मैच हो, 20 ओवर्स का हो, 50 ओवर्स का हो, 5 डे का हो, प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स, चेस्ट नंबर्स वही रहने वाले, कलर्स वही रहने वाले। जिस दिन को खेलते हैं, जिस लॉन्गिट्यूड में खेलते हैं, जिस स्टंप पे खेलते हैं, वो हॉरोस्कोप बना के प्रेडिक्ट करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्समैन और हिंदुस्तान स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर्स के लिए बेस्ट टाइम है करियर बनाने के लिए, बनाएंगे। अभी गेम चालू होगा, मार्च में चालू होगा। इस बार अभी तक जो नहीं जीता है वो नया विनर इस बार शायद दिख रहे हैं। बट मैं फ्रेंचाइजी हॉरोस्कोप के हिसाब से बता रहा हूँ कौन कौन है। अभी लास्ट टाइम कलकत्ता जीते हैं, उसके बाद चेन्नई 6 बार, मुंबई 6 बार, ऐसा 10-15 एडिशन हुए, मुझे याद नहीं है, वो सब रिसर्च वाले करते हैं। मैं गेम को एंजॉय करता हूँ। गेम के अंदर जो कॉन्टेस्ट एस्ट्रोलॉजी का चलता है वो भी मुझे अच्छा लगता है। वो दोनों में हमेशा एंजॉय करता हूँ। बट मुझे सबकी स्पॉइलर क्यों बनूँ? आप एंजॉय करो ना। अगर आप किताब पढ़िए तो एवरेज आप पढ़ सकते हो। आप गेम देखते देखते आपको समझ में आएगा ये मैच ये जीतने वाले। तो मगर अगर मैं ऐसा कहूँ डॉक्टर राव आपको कि मार्च से पहले फरवरी में आपके साथ एक और अगर मैं ये इंटरव्यू करूँ, पॉडकास्ट करूँ, इंटरव्यू करूँ आपके साथ, और तब हम स्पेसिफिकली अगर हम आईपीएल के बारे में बात करें, क्योंकि ये जो आपका ये जो साइंस है, क्योंकि हम हमेशा आपने मुझे एक चीज़ बताई है कि देखो एस्ट्रोलॉजी जो है कुछ ऐसे हवा में नहीं होता, ये साइंस होता है, ज्योमेट्री होती है, जिनके वास्तु ज्योमेट्री होती है और एस्ट्रोलॉजी साइंस होती है, प्लैनेट्स की साइंस होती है। तो अगर मैं उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो हमारे पास शेड्यूल भी आ चुका होगा, हाँ स्पॉइलर नहीं बनेंगे, जो कि आप हमेशा से बोलते हैं कि स्पॉइलर नहीं बनेंगे, लेकिन उस वक्त इंटरेस्टिंग बहुत होगा
मैं जर्सी आपको बताऊं नंबर क्या क्या करना चाहिए। जी नंबर्स और सपोज एक समुदाय है, 25 लोग का स्क्वाड है, 25 में 11 लोग खेलते हैं। मैं आपको ऑलरेडी टीजर और कर्टन रेजर दे देता हूँ, हम क्या प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, ये पब्लिक को इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ देखने वाले में कई पेरेंट्स ऐसे हैं, कई कोचेस ऐसे हैं, कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, वो अपना पूरा जिंदगी, एनर्जी, पैसे उन बच्चों के ऊपर स्पेंड करने वाले हैं। एकेडमी बेचते होंगे, ट्रेनिंग देते होंगे, वो अपना रोल निभाने के लिए तैयार होता होगा, ड्रीम हीरो को फॉलो करता होगा। ये सब उस तरफ चल रहा है, वो तैयारी तो चल रहा है। हमारी तैयारी क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ। एकेडमिकली बात करते हैं, किसी एक पार्टी, किसी एक फ्रेंचाइजी को हम फेवर नहीं करेंगे। क्रिकेट को 3 विभाग में बटा है, 1 2 3, बैटिंग डिपार्टमेंट, बॉलिंग डिपार्टमेंट, ऑलराउंडर डिपार्टमेंट। T20 है इसलिए मैं पहले से नंबर्स बोल दूंगा, ये नंबर में ये लोग उबल के आएंगे, ये कॉम्बिनेशन उबल के आएंगे। बैट्समैन रन बनाना चाहता है, बॉलर उसको रोकना चाहता है। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। हम अभी तक जो एपिसोड्स हुए हैं, अभी तक जो भी IPL हुए हैं, में सिर्फ नंबर के वजह से लोग कितने लोग पिटे हैं, उतार चढ़ाव हो चुका है, खत्म हो चुके हैं। जो एक्सपेक्टेड थे, स्टार मूवी स्टार हीरो परफॉर्म नहीं कर पाए थे, नंबर की वजह से पिटे थे। जो सामान्य आदमी असाधारण प्रभाव से ऊपर आ चुके हैं, हीरो बन चुका है। प्रतिभा तो है ही, पर नंबर उसको कैसे प्रपल किया, कैसे उसको लेके आया, उस एकेडमिक भाव में हम चर्चा करेंगे। तब क्या होगा, ये केस स्टडी हो गया, ये हिस्ट्री है वैसे तो। इसका नंबर का प्रभाव मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये नंबर के ये आदमी प्रभाव हुआ, ये आदमी इस नंबर से ऊपर आया, ये समझ में आ गया। जो आगे देखने वालों को क्या समझ में आएगा, अगर मुझे ऑलराउंडर बनना है तो मेरे चेस्ट नंबर, जर्सी नंबर ये होना चाहिए। अगर मुझे बैट्समैन बनना है या ओपनिंग बैट्समैन बनना है तो मेरा नंबर ये होना चाहिए। अगर मुझे विकेट कीपर बैट्समैन बनना है तो मुझे ये नंबर होना चाहिए। मुझे स्पिनर बनना है तो मुझे यही नंबर चाहिए। स्पिन इज डिफरेंट, पेस इज डिफरेंट, फेस इज डिफरेंट, इंटेलेक्चुअल लेवल इज डिफरेंट। वो सब नंबर के द्वारा ही हम देख सकते हैं। एक एकेडमिक सेशन कंडक्ट करेंगे बिल्कुल। तो सो इन सब कॉन्वर्सेशन में हमको कुछ नहीं मिलेगा, बट जरूरी समझने वाले को उसको समझ में आएगा कि आई एम नॉकिंग देयर डोर। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, नाम नहीं लूंगा। 4 साल पहले मैंने लंदन गया, एक छोटे बच्चे को देखा, वो क्रिकेटर बनना चाहता था, उसका पेरेंट्स वगैरह क्रिकेट बनना चाहते थे। उन्होंने पेरेंट्स बोला मैं उसको बैडमिंटन खेलना चाहते थे। लास्ट वीक ही वन द चैंपियनशिप ऑफ लंदन, इंग्लैंड। वो मैंने 3 साल पहले उसको बोल के आया था। मेहनत तो लोग करेंगे, इट्स अ गुड न्यूज। वैसा कई लोगों को मैंने बोला है, तुम पेस छोड़ के स्पिन में आओ, तुम सक्सेसफुल होगा। वो मैं कुछ हॉरोस्कोप देखता हूँ, कुछ देखता हूँ, बाकी क्रिकेट की नॉलेज अलग बात है। जब वो उसको बता देंगे, वो खुद स्टार्टेड एंजॉइंग। जो भी आदमी जो स्टार बने हैं, वो एंजॉय करके स्टार बने हैं। वो बनने के लिए, दिखाने के लिए नहीं बना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इफ यू एंजॉय, यू बिकम द क्रिकेट एंड द बैट्समैन, देन यू बिकम दैट सुपर बैट्समैन। नहीं, ये किसी भी फील्ड में ये वही चीज हम पहचानाते हैं, मतलब उसको कनेक्ट कराते हैं। आई डोंट टेक द क्रेडिट, इट इज द सब्जेक्ट, आई ओनली सी द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के माध्यम से जिनको जो मार्गदर्शन मिलता है, वो उनका लक्ष्य है। नहीं, इसके ऊपर मैं आपसे इसीलिए ये शो अंत करने से पहले आपसे मैं इसीलिए प्रॉमिस ले रही हूँ कि एक और हम ये इंटरव्यू करेंगे जिसमें हम सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे और किस तरह से हम मदद कर सकते हैं उन तमाम लोगों की जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हमारा कॉन्वर्सेशन देख के अगर कई यूनिवर्सिटीज स्पोर्ट्स को एक डिसिप्लिन की तरफ चालू करें, स्पोर्ट्स एक अध्ययन का मैटर है, स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाला कई लोगों को मार्गदर्शन कर सकता है। कितने लोग मैरिज, हॉरोस्कोप, कुंडली, डिवोर्स, वो सब देखेंगे। ये भी तो एक प्रोफेशन है। इस तरफ आएंगे तो हम बेहतर स्पोर्ट्स पीपल को दुनिया में ला सकते हैं, सिर्फ मार्गदर्शन के द्वारा, और कुछ नहीं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है भी, आपकी किताब मैंने पढ़ी भी थी। तो फिलहाल इस प्रॉमिस के साथ मैं ये इंटरव्यू अंत करती हूँ कि एक और हम नया पॉडकास्ट या इंटरव्यू बहुत जल्दी करेंगे जिसमें हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी के बारे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर राव, आप अहमदाबाद से आप हमारे शो के लिए आए जागरण के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।